हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, उसका थर्ड पार्ट। आज हम इस वीडियो में करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर एंड उसके ऊपर जो बनाया गया रॉल्स लॉ, जो उसके बारे में समझाएगा। पहली बात, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशंस पहले क्या होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जब सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वट एवर इट इज़, पर जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड ही होना चाहिए। तो अब वेपर प्रेशर हम इसमें दो तरह के लेंगे। एक होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस और एक हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। पहली बात, वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर होता है जब भी कोई हम मान लो क्लोज्ड वेसल ले लेते हैं, उसमें पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को जब गर्म कर रहे हैं तो उससे वेपर्स बन रहे हैं। तो जो वेपर्स पानी से पहले तो तेज़ी से वो वाटर जो है, लिक्विड पार्ट है, वो वेपर्स में चेंज होता जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि वेसल तो क्लोज्ड है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वापस लिक्विड बनने शुरू हो जाएंगे। वो वेपर्स उतने ही लिक्विड फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे। मतलब उनका जो रेट, इवेपोरेशन का रेट था और कंडेंसेशन का रेट था, वो इक्वल हो जाएगा। उसे बोलते हैं, उस पोजीशन को, इक्विलिब्रियम। और उस टाइम में जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं, उस टाइम के प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स को कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, हम अगर पहले ले लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या किया गया कि हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड ले लिए, उसके मान लीजिए एक को हम ए या बी, ए एंड बी कह लें, या 1 और 2, जो भी कह सकते हैं। 1 यानी ए हमारा होता है सॉल्वेंट के लिए जनरली, और 2 और बी होता है हमारा जनरली सॉल्यूट के लिए, मतलब जो कम क्वांटिटी में है वो बी या 2। अब जब उन्हें हम क्लोज्ड वेसल में लेंगे और जब इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाएगा वेपर फेस और लिक्विड फेस के टाइम, तो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा उस स्टेज पर, जो पी टोटल कहलाता है। और अगर हम पी ए, पी बी, ये पार्शियल प्रेशर्स ले लेते हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब उनका उस सॉल्यूशन में अलग अलग कितना प्रेशर है, फर्स्ट वाले का प्रेशर कितना है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कितना है। और मोल फ्रैक्शंस को भी हम देख लेते हैं, XA XB हम ले लेंगे। तो एक आए रॉल्ट्स। रॉल्ट ने क्या बोला, उनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टी रॉल्ट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस सॉल्यूशन, जिन्हें हम क्योंकि एक बात और कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस में क्योंकि दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, तो ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? विच कैन फॉर्म वेपर्स। तो यानी कि जो वेपर्स दोनों के ही इक्वली बन सकते हैं। उस टाइम में रॉल्ट्स लॉ ने बोला कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, the partial pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। मतलब volatile liquids में जो भी component है, उसका जो भी partial pressure है, वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उस सॉल्यूशन में है, जितनी भी मोल फ्रैक्शन है। तो अगर हमने अब इसमें देखें, जिसमें हमने PA PB हमने लिए थे, उनके अगर प्योर स्टेट में होंगे तो हम ऊपर 0 डाल लेते हैं, जिसे हम PA नॉट PB नॉट कह रहे हैं। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट, जब वो अकेले थे, जब उन्हें मिक्स नहीं किया गया था। अब हमने बोला कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो अगर हम कहते हैं पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये जो PA का मतलब है जब A का पार्शियल प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में है, PA नॉट का मतलब है वो पार्शियल प्रेशर जब वो अकेला था, जब वो भी मिक्स नहीं हुआ था, सॉल्वेंट उसमें कुछ मिक्स नहीं था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA, दैट विल बी इक्वल टू XA इंटू PA नॉट। ऐसे ही PB क्या हो जाएगा? XB इंटू PB नॉट। अब
अगर हम कहते हैं कि P टोटल प्रेशर हो जाता है उसी टेम्परेचर पे, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर हमेशा ही सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करने से ही बनता है। मतलब जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं, अगर सबके पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करें तो हमारा बनता है टोटल प्रेशर। तो अब इसका मतलब टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, PA इंटू PB, PA प्लस PB, सॉरी PA प्लस PB। अब PA क्या होता है, हमने अभी पढ़ा PA किसके इक्वल है, XA PA नॉट के, और PB है XB PB नॉट के। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि XA प्लस XB दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर हमें XA की वैल्यू निकालनी है तो XA क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, जब भी जो हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर A और B को प्लस करें उनके मोल फ्रैक्शंस को, तो 1 होना चाहिए। तो यानी कि हम XA की जगह पर 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं। तो इसमें से फिर हम XB को कॉमन निकाल लें तो हमारा बन जाता है P इज इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PA नॉट, PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस PA नॉट। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया कि हमने PA और PB दोनों के बीच में से इनके PA और PB हमने इसमें रख लिए, PB माइनस PA, और XB कॉमन निकाल दिया और हमारा ये सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई है। अब इससे हमारे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, हमारे इससे कंक्लूजन्स निकले कि जो वेपर टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब जो भी पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और सेकंड कहा गया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है पूरे सॉल्यूशन का, वो लीनियरली वेरी करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी से। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम कहते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन अगर हम YA और YB इस बार लेकर देखते हैं, तो अगर A और B की हमने ये ले ली हैं YA YB, तो PA हम कह देंगे YA इंटू P टोटल और PB हम कह देंगे YB इंटू P टोटल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल वेपर प्रेशर जो था, ये टोटल वेपर प्रेशर था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जर्नल में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें नहीं पता PA PB कुछ नहीं पता, तो PI क्या है, किसी उन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब रॉल्स लॉ होता है ना, वो कुछ हद तक जो है वो किससे रिलेट करता है, वो हेनरीज लॉ से रिलेट करता है। हेनरीज लॉ का स्पेशल केस मानते हैं उसे। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, पहली बात वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए कि PA जो होता है वो XA इंटू PA नॉट है। अगर हम हेनरीज लॉ ले लें, वो क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। मतलब दोनों ही मोल फ्रैक्शन के पार्शियल मोल फ्रैक्शन के वो हैं, इनके मोल फ्रैक्शन के इक्वल बनते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंपैरिजन क्या हुआ कि पहली बात, दोनों के दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स पे अप्लाई किए जाते हैं। कौन से दोनों, रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ बोथ। और दूसरी बात, दोनों ये स्टेट करते हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। और इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। रॉल्स लॉ में जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और हेनरीज लॉ में KH। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये इसका इसमें ये इसके इक्वल हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल हो गया हेनरीज कांस्टेंट के। अदरवाइज ये दोनों ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, दोनों प्रेशर्स, दोनों वेपर प्रेशर।
अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड्स इन लिक्विड्स, अब सॉलिड्स जो होते हैं वो तो वेपर नहीं बना सकते, यानी कि वो वॉलेटाइल नहीं हो सकते। तो ये रॉल्स लॉ किसके लिए बन गया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। अब हमारा नॉर्मली रॉल्स लॉ क्या कहता था? रॉल्स लॉ कहता था जो भी वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, जो भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन में, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल है, वो ही XA इंटू P0A। पर अगर अब सॉल्यूट ही नॉन वॉलेटाइल हो गया तो क्या होगा? अब टोटल वेपर प्रेशर पे तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसने तो वेपर्स में चेंज ही नहीं होना, तो ये तो वहीं बैठा हुआ है। तो अगर ये इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो किसकी वजह से होगा वो वेपर प्रेशर? वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण ही वो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि उस टाइम में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए रॉल्स लॉ क्या देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, जबकि हमने पहले कहा था इट्स इक्वल टू, हमने पहले कहा था वेपर प्रेशर ऑफ, वो वेपर प्रेशर था, ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्वेंट और इन सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का कोई लेन देन ही नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं PS किसके इक्वल हुआ? PS इक्वल है X1 और XA, एनीथिंग यू कैन टेक इफ़ यू वांट टू टेक A, XA, और यहाँ ये किसके इक्वल है? इनटू P0। P0 क्या है? इसमें सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है ऑब्वियसली, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया? वो हो गया हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली, इसमें सॉल्यूट नहीं होगा। जबकि वॉलेटाइल में कहा गया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर हियर ये क्या हो, इसके किसके इक्वल हो जाएगा सॉल्यूशन? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट थिंग जो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो आते हैं हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हैं, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ। आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें हर कंपोनेंट जो है वो रॉल्स लॉ को ही मानेगा। रॉल्स लॉ जो कह रहा है वो उसकी बातें मानेगा, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, हर कंडीशन पे रॉल्स लॉ को ही ओबे करेगा। अब उसको आइडियल सॉल्यूशन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? फर्स्ट कि उसका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा V मिक्सिंग हमेशा ज़ीरो होगा, और कोई एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा। ये सब कब चेंज नहीं होंगे? जब हमने दो चीज़ों को मिक्स किया, ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा ना एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा। तो उस टाइम पर हम उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन बनता कब है? बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन किसी भी कंपोनेंट का A और B, अगर हमने दो कंपोनेंट ले लिए तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? अब क्या होता है कि फोर्सेस होती हैं, A की अपनी फोर्सेस हैं, B की अपनी फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आपस में चल रही हैं। अब अगर AB अट्रैक्शंस जो हैं वो उनकी जो पहले जब वो अकेले थे, प्योर फॉर्म में थी, तो A में कौन सी अट्रैक्शन थी? A और B में कौन सी थी? B एंड B, मतलब B के मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्ट कर रहे थे और A के आपस में। लेकिन जब मिक्स हो गए तो A और B आपस में अट्रैक्ट करने लग गए। अब मिक्स होने से पहले जो A वालों की आपस में थी और B वालों की आपस में थी, और मिक्स होने के बाद जो AB वालों की आपस में हुई, अगर वो सब सेम रहता है, उनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जैसे सॉल्यूशन ले लिया N हेक्सेन और N हेप्टेन का, इसमें ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन,
का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, बेंजीन एंड टोल्यूइन का भी ले सकते हैं। तो ये सब जो हैं ये सब आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। इनमें जो इंट्रैक्शंस हैं वो सब इक्वल होती हैं, पर ये परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम में होता है। इस टाइम में एक और चीज़ आती है जो ये रॉल्स लॉ कहता है, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा ही उनका लीनियर ग्राफ बनेगा। मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन नहीं, आइडियल सॉल्यूशंस का रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली लीनियर ग्राफ बनेगा। इसमें जो किस चीज़ का लीनियर ग्राफ बना रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर बनेगा। ये P1 शो कर रहा है, P1 हमारा क्या शो करता है, ये पार्शियल प्रेशर दे रहा है 1 का, यानी कि A का, A क्या था सॉल्वेंट, और P2 क्या दे रहा है, P2 हमारा दे रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो और ये P है टोटल, जब ये दोनों मिक्स हुए तो ये हम प्योर कंपोनेंट्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो इस टाइम ये लीनियर ग्राफ बनते हैं सारे, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। लेकिन अब हम चले जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल में क्या होता है, अब नॉन आइडियल इससे बिल्कुल ऑपोजिट, इसने रॉल्स लॉ से कोई लेन देन नहीं है इसका। ये कहता जो मर्जी कर लो, रॉल्स लॉ को हम नहीं मानेंगे। तो ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसमें क्या होता है कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्टिव फोर्सेस थी, वेदर ए और बी, और बाद में जो मिक्स होने के बाद AB फोर्सेस बनी, वो सब अलग अलग होती हैं। मतलब मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद जो फोर्सेस थी वो अलग अलग होती हैं, वो सेम मैग्नीट्यूड की नहीं हो सकती। अगर वो फोर्सेस जो बाद में आई वो अगर वीक हो जाती हैं पहले वालों से, तो हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन आ गया। मतलब वो पॉजिटिवली डिविएशन आ गया, क्योंकि वो पहले वाले से वीक हो गई। अब जब फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन कहलाएगी, और पॉजिटिव डिविएशन में हमेशा ही अप चला जाएगा, ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर कर्व अप बल्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर जो है पॉजिटिव डिविएशन में नॉर्मल जो हमारी लीनियर था उससे कर्व थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव डिविएशंस ले लें, नेगेटिव डिविएशंस में क्या होता है, नेगेटिव डिविएशंस में फोर्सेस जो हैं वो एट्रैक्टिव फोर्सेस वो क्या हो जाएंगी, वो पहले वाली फोर्सेस वीक थी और अब फोर्सेस बढ़ जाएंगी। अब फोर्सेस बढ़ जाएंगी, जो मिक्सिंग के बाद जो फोर्सेस आएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। अब जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो नॉर्मल सी बात है, वो वेपर जल्दी बनने नहीं देगा, तो वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो डिविएशंस क्या कहलाएंगी, नेगेटिव डिविएशंस हो जाएंगी। तो जो भी कर्व बनेगा वो नॉर्मल कर्व से डाउन मतलब नीचे बनना शुरू हो जाएगा। पहले वो स्ट्रेट था, अब नीचे आ जाएगा। जब पॉजिटिव थी तो वो नॉर्मल से ऊपर हो गया, लेकिन अगर नेगेटिव था तो वो नीचे होना शुरू हो जाएगा। अब इन्हीं के बेसिस पे एक और छोटी सी इसमें एग्जांपल्स भी हैं, लाइक नॉन आइडियल के लिए नेगेटिव डिविएशंस के लिए दी गई हैं क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड एसीटोन, एनिलीन का मिक्सचर। और अगर पॉजिटिव की देखेंगे इथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, बहुत सारी हैं। ये तो एक जर्नल सी सिंपल सी एक दो एग्जांपल है। अब इन्हीं के ऊपर बेसिस पे आता है तीसरी चीज़, लास्ट चीज़ जो आती है इनकी, जो रॉल्स लॉ से ही कनेक्टेड है, या ये कीजिए कहिए वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है, वो आते हैं एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होता है, कुछ लिक्विड जब मिक्स करते हैं ना तो वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या करते हैं, उनका वो बाइंडरी मिक्सचर्स हैं किसके, जिनका लिक्विड में से लिक्विड और वेपर फेज दोनों में कॉम्पोजिशन सेम रहता है।
और वो बॉयल भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही करते हैं। वो ऐसे बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मतलब जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, और उनका कॉम्पोजिशन हमेशा ही लिक्विड और वेपर फेस में सेम रहता है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल करते हैं। तो अगर हम इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ले लोगे तो इथेनॉल और वाटर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनकी करें तो उस टाइम में एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें 95% तक इथेनॉल होगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 95% तक आ जाएगा। अब इस कॉम्पोजिशन को हम एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन कह रहे हैं, पर इसमें लिक्विड और वेपर्स जो हैं वो सेम कॉम्पोजिशन के बन चुके हैं। अब इसके आगे कोई सेपरेशन नहीं हो पाती है। तो ये आते हैं हमारे जो एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स भी दो तरह के हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम में क्या है, वो सॉल्यूशंस जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। अभी हमने किया ना नॉन वोलेटाइल में, पॉजिटिव डिविएशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, अगर पॉजिटिव ज़्यादा दिखा रहे हैं तो वो बन जाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। उस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे जो बन जाते हैं, जैसे इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर जिसकी मैं अभी एग्जांपल दे रही थी कि एक पर्टिकुलर के बाद वो उनका सेपरेशन नहीं हो सकता। फिर आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग में कौन से आते हैं, जैसे कि अगर हमने लार्ज नेगेटिव डिविएशन ले ली रॉल्स लॉ से तो नेगेटिव वाली, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम और पॉजिटिव के लिए मिनिमम बॉइलिंग। ओके, याद रखना, उल्टा करना है, नेगेटिव में मैक्सिमम करना है और पॉजिटिव में मिनिमम। तो अगर नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं रॉल्स लॉ से वेरी लार्ज तो उसे बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे, जिसका एक हमने एग्जांपल देते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। अब इनमें क्या होता है कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, 68% तक नाइट्रिक एसिड होता है और 32% तक वाटर होता है बाय मास, और इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है उस टाइम में 393.5। तो एक इनका पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर आकर ये एजियोट्रॉप हो जाते हैं। एजियोट्रॉप का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि उनका सेम कॉम्पोजिशन है लिक्विड और वेपर फेस में, और उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। अब नेक्स्ट में हम करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जो रॉल्स लॉ के बारे में बताता है, और सभी ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रॉल्स लॉ पे, तो इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ डू चेक ओवर इंस्टा अकाउंट ऑल्सो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।